हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। ये वीडियो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिचर्ड ईप्राइट की लाइफ के एक हिस्से के बारे में। रिचर्ड ईप्राइट जिन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की जेनेटिक्स पे और बायोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे, डीएनए पे। उनके बचपन की कहानी है बेसिकली, और कैसे वो साइंस में आगे बढ़े। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. 22 साल की उम्र में एक भूतपूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने वैज्ञानिक दुनिया को काफी उत्तेजित कर दिया जब उसने एक नया सिद्धांत दिया कि सेल्स कैसे काम करते हैं, कोशिकाएं कैसी काम करती हैं। स्काउट ऑफ द ईयर, आप लोगों ने हमारे यहाँ एनसीसी का नाम सुना होगा, नेशनल कैडेट कोर। काफ़ी सारे लोग, लड़के लड़कियां उनसे जुड़ते हैं, अलग अलग जगहों पे कैंप्स लगाते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सी अलग अलग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें। तो वैसा ही कुछ यूएस में भी होता है। तो जो वो लोग होते हैं ना, उनको स्काउट कहा जाता है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है, जो बच्चे, जो लड़के लड़कियाँ ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ भी कहा जाता है। तो स्काउट ऑफ द ईयर जो अवार्ड होता है, शायद वो बेस्ट स्काउट को मिलता होगा उस साल के। तो ये स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे, और 22 साल की उम्र में इन्होंने पूरे वैज्ञानिक दुनिया को काफ़ी उत्तेजित कर दिया जब उन्होंने एक नया नया सिद्धांत दिया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। रिचर्ड एच ईब्राइट था इन भाई साहब का नाम, जो पहले रह चुके थे स्काउट ऑफ द ईयर। इन्होंने, और कॉलेज में इनके जो रूममेट थे, इनके साथ जो रूम में रहते थे, उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जो एक आर्टिकल के रूप में छपी थी एक जर्नल में, और उस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अलग अलग जर्नल्स निकलते हैं, मेडिकल जर्नल्स होते हैं, साइंस जर्नल्स होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स जर्नल्स, बायोलॉजी जर्नल्स, और हर कंट्री में छपते हैं, हमारे यहाँ भी छपते हैं। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ऐसा पहली बार था कि इस काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जर्नल ने, वैज्ञानिक पत्रिका ने, विज्ञान पत्रिका ने एक कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि दो लोग थे, रिचर्ड एच ईब्राइट और उनके रूममेट, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के एक आर्टिकल को पहली बार छापा था। क्यों? क्योंकि आमतौर पे बड़े वैज्ञानिकों की चीज़ें वो लोग छापते हैं। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम at bat. For Richard E. Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. अब हमें ये समझा रहे हैं कि देखिए, 22 साल की उम्र में कॉलेज स्टूडेंट्स का एक इतने रेप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल में छपना, ये कुछ ऐसा ही है जैसे स्पोर्ट्स में कोई 15 साल की उम्र में बड़ी लीग्स में चला जाए और पहले ही गेम में होम रन ले। रिचर्ड ईब्राइट के लिए हालांकि ये उनकी लंबी उपलब्धियां, जो उनकी आने वाली और जीवन में उपलब्धियां थी, उनमें ये पहली कड़ी थी। और ये सब कुछ तितलियों से शुरू हुआ, ये सब कुछ शुरुआत हुई थी तितलियों के साथ। अब होम रन को नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर स्कोर्स अ रन आफ्टर रनिंग सेफली अराउंड ऑल बेसेस and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. होम रन क्या होता है? बेसबॉल अगर आपने देखा हो तो उसमें चौकोर एक पिच टाइप का होता है, बिल्कुल, और बैटर को चारों एंगल्स छू के अगर वो आ जाता है तो कहा जाता है उसने होम रन कर लिया। और अगर वो बाहर कर देते हैं बैटर, यानी जो बैट से मारते हैं वो बाहर कर देते हैं बॉल को मार के स्टेडियम से, तो वो भी होम रन माना जाता है। हमारी सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी जैसे किसी लड़के ने 15 साल की उम्र में आईपीएल खेलना शुरू किया हो और पहले ही गेम में फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दी हो। ये कुछ ऐसा ही
था। एन ओनली चाइल्ड, ईब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। कहते हैं कि इकलौते लड़के थे अपने माता पिता के। वो पेंसिल्वेनिया स्टेट और रीडिंग वहाँ का एक काउंटी है वहाँ की, तो उसके उत्तर में इनकी परवरिश हुई। There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. अब रिचर्ड एच ईब्राइट को कोट किया गया यहाँ पे, यानी उनकी बात यहाँ लिखी गई है कि वहाँ करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे करने के लिए। एक इकलौते इंसान की टीम लेके, यानी मैं अकेला था, मैं अकेले कैसे खेल सकता था फुटबॉल या बेसबॉल, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता था अकेले, वो क्या था? चीज़ें कलेक्ट करना। सो ही डिड एंड ही डिड ही एफर्ट। तो यही चीज़ उन्होंने की और यही चीज़ वो करते रहे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो किंडरगार्टन यानी केजी जो होता है ना, LKG, UKG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन से उन्होंने शुरुआत की। किंडरगार्टन में वो जब थे तभी उन्होंने शुरुआत कर दी बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की। उन्होंने बटरफ्लाइज भी उसी दृढ़ संकल्प के साथ कलेक्ट करने शुरू की, जिस दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन में आने वाली कई चीज़ें की। उन्होंने और क्या क्या चीज़ें हालांकि कलेक्ट की तितलियों के साथ साथ? पत्थर, फॉसिल्स तो आप लोगों को पता ही होगा, जो ज़मीन के नीचे दबे हुए अवशेष होते हैं जीव जंतुओं के, पौधों के, उनको कहा जाता है। तो फॉसिल्स उन्होंने कलेक्ट करने शुरू किए और कॉइन्स भी कलेक्ट करने शुरू कर दिए, और जल्दी ही वो काफ़ी ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए, काफ़ी जिज्ञासु खगोल शास्त्री, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है, सितारों तारों के बारे में जानना चाहता है। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कई बार वो रात भर तारों को निहारते रहते थे। टेलीस्कोप लेके स्टार गेजिंग की जाती है। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. शुरू से ही उनके अंदर एक बड़ी गहरी जिज्ञासा थी, चीज़ों को जानने की इच्छा, जिसको क्यूरियोसिटी कहा जाता है, और साथ में एक तेज दिमाग भी था। He also had a mother who encouraged his interest in learning. और उनकी एक माँ भी थी, ऐसी थी जिसने उनका हौसला बढ़ाया, हर चीज़ जो सीखना चाहते थे उसमें इनको आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ इंडिया में मोस्टली खासतौर पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी कुछ करने देती ही नहीं, उनको लगता है किसी और चीज़ में फ्यूचर नहीं। थैंक गॉड कि रिचर्ड एच ईब्राइट के घर वाले, उनकी माताजी ऐसी नहीं थी। उन्होंने हर वो चीज़ जो ये सीखना चाहते थे उसमें इनको इनकरेज किया, हौसला इनका बढ़ाया। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways. रिचर्ड एच ईब्राइट की माता जी ने इनको कई सारे ट्रिप्स पे वो लेके जाती थी। इन्होंने उनके लिए क्या खरीदा? टेलीस्कोप खरीदा, जिससे सितारों को निहारा जाता है, माइक्रोस्कोप जिससे छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है, सूक्ष्म जीवों को, कैमरास भी खरीदे ढेर सारे, और माउंटिंग मटेरियल कहा जाता है एक स्टैंड्स होते हैं, ट्राइपॉड्स होते हैं, ऐसी चीज़ें जिन पे कैमरास को स्टेबल करके कहीं रखा जा सके। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनके लिए खरीदी, और साथ में और भी चीज़ें इसके अलावा उन्होंने और भी कई तरीकों से अपने बेटे की मदद की। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. अब इनकी माताजी को कोट किया गया है, यानी इनकी माताजी की बातें लिखी गई हैं, जो इनकी माताजी कहती हैं। क्या कहती हैं? कि जब इसने स्कूल जाना शुरू किया तो मैं बस इसकी इकलौती साथी मैं ही थी। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसके कुछ दोस्तों को घर लाने लगे, लेकिन रात में बस हम ही दोनों साथ होते थे और हम बस कुछ चीज़ें करते थे एक साथ। रिची मेरी पूरी ज़िंदगी था,
खास तौर पे जब उसके पिताजी मर गए जब रिची तीसरी कक्षा में था तब। यानी कि रिचर्ड एच ई प्राइट जब तीसरी कक्षा में थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद बस रिचर्ड एच ई प्राइट और इनकी माताजी दो जने ही रह गए। यही दोनों एक दूसरे के सहारे थे। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things, his mother said. He liked it, he wanted to learn. रिचर्ड एच ई ब्राइट की माँ और वो उनका बेटा यानी रिचर्ड एच ई ब्राइट दोनों हर शाम अपने डाइनिंग रूम की टेबल पे ही बिताते थे। अब इनकी माँ कहती हैं कि जब रिचर्ड के पास एल्ची के पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। फिजिकल वर्क नहीं, शारीरिक काम नहीं, बदन दुखाने वाला काम, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनसे आप सीख सकते हैं, बट लर्निंग थिंग्स। उनकी माता जी ये कहती हैं। आगे क्या कहते हैं कि ही लाइक्ड इट, उसे ये चीज़ें पसंद थी। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उन्होंने खूब सीखा। ये स्टाइल होता है लिखने का, एम्फेसाइज करने के लिए बेसिकली। तो ही एंड लर्न ही डिड, और खूब उन्होंने सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरीडे थिंग्स, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और उन्होंने स्कूल में हमेशा टॉप ग्रेड्स हासिल किए। टॉप ग्रेड यानी A+। उनकी माता जी आगे कहते हैं कि बाकी रोज़मर्रा की चीज़ों में तो वो बस बाकी बच्चों जैसा ही था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, E. Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See following box. जब दूसरी कक्षा में थे तो ई ब्राइट साहब ने अपने होम टाउन के अगल बगल इर्द गिर्द जहाँ जितना आसपास की चीज़ें थीं, जिधर भी आसपास के लोकेशंस थे, वहाँ मिलने वाली 25 तरह की जो तितलियाँ थीं उन सबको इकट्ठा कर लिया था। उन 25 तरह की तितलियों के विवरण के लिए एक बॉक्स दिया गया है नीचे, उसको देखने के लिए हमें कहा गया है। ये बॉक्स आप चाहें तो देख सकते हैं। अलग अलग तरह की तितलियाँ हैं, हालांकि इससे कोई सवाल आते नहीं हैं, इनको देखना उतना ज़रूरी भी नहीं है, बट फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो इनमें से बहुत सी मिलती भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तरह की बेसिकली तितलियां हैं। एक है गॉजेमा विंग्ड बटरफ्लाइज, दूसरी है स्नाउट बटरफ्लाई, तीसरी है वुड निम्स एंड सटायर्स, चौथी है मोनाक्स, पांचवी है वाइट्स एंड सल्फर्स, और छठी है ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज। ये 6 मेन स्पीसीज हैं और बाकी सब स्पीसीज हैं। जैसे गॉजेमा विंग्ड बटरफ्लाइज की स्पीसीज हैं वाइट एम हेयर स्ट्रेक, अकेडियन हेयर स्ट्रेक, ब्रॉन्ज कॉपर वगैरह वगैरह, वैसे हैं। अब स्नाउट बटरफ्लाई एक ही तरह की, इसकी कोई सब स्पीसीज नहीं है। मोनार्क्स की भी कोई सब स्पीसीज नहीं है। बेसिकली मोनार्क या मिल्कवीड 2 तरह की होती होंगी। मैंने मोनार्क की फ़ोटो वैसे डाल रखी है वर्ड मीनिंग वाले वीडियो में, वो आप लोग देख लें। तो ये सब तितलियाँ मिलती थी, इनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। 25 टोटल अगर हम गिने तो स्पीसीज, सब स्पीसीज को मिला के 25 हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। अब रिचर्ड एच ई ब्राइट को कोट किया गया, यानी वो कहते हैं कि वो शायद ये जो 25 तरह की मैंने तितलियाँ इकट्ठी कर ली थी, ये शायद मेरे बटरफ्लाई कलेक्टिंग के काम का अंत ही था, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मेरे आसपास थी नहीं। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। लेकिन तभी मेरी माता जी ने मुझे एक बच्चों की किताब दी जिसका नाम था मोनार्क एक्स की यात्राएं। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector। वो किताब जिसमें लिखा हुआ था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करती हैं सीजन्स में, उस किताब ने इस नौजवान जिज्ञासु यंग कलेक्टर के लिए साइंस की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। कलेक्टर संग्राहक कहते हैं शायद इसको हिंदी में, जो चीज़ों का संग्रह करते हैं। उस किताब ने इनके लिए नए दरवाजे खोल दिए। एट द एंड ऑफ द बुक, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। They were asked to tag butterflies
for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada। उस किताब के अंत में पाठकों को आमंत्रित किया गया था कि आप लोग भी मदद कीजिए हमारी यह जानने में, यह सोचने में, यह पढ़ने में कि बटरफ्लाई जो होती है वो कैसे माइग्रेट करती है। उनसे कहा गया था कि आप भी हमारी मदद कीजिए बटरफ्लाइज को टैग करने में। टैग बटरफ्लाई या बर्ड्स को किया जाता है। बर्ड्स के पाँव में रिंग पहनाई जाती है छोटी छोटी मेटल की, जिस पे लिखा गया होता है कोड में कि कहाँ मिली थी ये, किस सीज़न में बर्ड। और बटरफ्लाइज पे ये चीज़ पतले छोटे कागज़ से या कपड़े के धागे से की जाती है। तो उन लोगों से इसी चीज़ को टैग करना कहा जाता है। बेसिकली चिपकाया जाता है उनके ऊपर कि इस सीज़न में यहाँ मिला था। अलग अलग लोग चिपकाते हैं तो पता चलता है कि हाँ कैसे ये मूव करते हैं। तो उन लोगों से, पाठकों से आग्रह किया गया था कि आप लोग भी टैग करने में हमारी मदद कीजिए, ताकि डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के प्रोफेसर थे, वो जान सके इन चीज़ों पे वो रिसर्च कर रहे हैं। अब जरा इनका जो नाम है उस पर हम लोग थोड़ा सा छोटा सा एक डिस्कशन कर ले। इनका नाम कई तरीक़ों से पढ़ा जाता है। अर्कवाट, अर्काट और अर्कहार्ट, ये 3 तरीके मैंने देखे थे जब मैं सोच रहा था, समझ रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। तो अर्कहार्ट हम लोग बेसिकली मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ है तो मैं वही पढ़ूंगा। आप लोग अर्कवाट या अर्कहार्ट भी पढ़ सकते हैं। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. ईब्राइट साहब की माता जी ने डॉक्टर अर्कहार्ट को चिट्ठी लिखी और जल्दी ही ईब्राइट साहब भी इस काम में जुट गए थे, जिसके लिए प्रेरित किया जा रहा था उस किताब में पाठकों को। कौन सा काम था वो? छोटे छोटे एडहेसिव टैग्स, लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी काफ़ी हल्के एडहेसिव टैग्स, एडहेसिव गोंद को कहते हैं, टैग्स को मोनार्क तितलियों के पंखों पे चिपकाने का काम, उस काम में ये जुट गए। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. किताबों में ये चीज़, किताब में, उस किताब में लिखी गई थी कि जिसे भी कोई टैग्ड बटरफ्लाई मिले, यानी कि टैग्ड तितली मिले, तो वो टैग को उखाड़ के डॉक्टर अर्कहार्ट साहब को भेजे। अब क्या होता है टैगिंग में, देखिए, मान लीजिए कि एक बटरफ्लाई ईब्राइट साहब को मिली रीडिंग, जिस जगह पे ये रहते थे वहाँ पे जून का महीना है और उनको ये बटरफ्लाई मिलती है, उन्होंने उसे टैग कर दिया, कुछ कोड होता होगा। अब सितंबर के महीने में वो कैलिफोर्निया में किसी को मिलती है जिसने ये किताब पढ़ी हुई है, तो वो टैग उखाड़ के डॉक्टर अर्कहार्ट साहब के पास भेज देगा जो कनाडा में है, लेकिन साथ में ये भी लिख देगा कि भाई साहब सितंबर के महीने में ये तितली मुझे मिली थी कैलिफोर्निया में, या चिट्ठी पे तो पता दर्ज रहेगा ही। तो उनको पता चल जाएगा कि ये जो तितलियां होती हैं, मान लीजिए ऐसी 4-5 भी चिट्ठियां आ जाती हैं, तो वो कंफर्म हो जाएंगे कि ये तितलियां सितंबर के महीने में कैलिफोर्निया में रहती हैं। अब फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि दिसंबर के महीने में उनको चिट्ठी मिलती है किसी की, जिसने बताया कि मुझे दिसंबर के महीने में ये टैग्स मिले थे टेक्सास में, और 10-12 ऐसी और चिट्ठियाँ मिल जाती हैं कि टेक्सास में दिसंबर के महीने में ये टैग्स मिले थे। तो उनको ईजिली ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मोनार्क, कुछ तितलियाँ मोनार्क, या ज़्यादातर तितलियाँ मोनार्क तितलियाँ दिसंबर में चली जाती हैं टेक्सास। तो अब ये पैटर्न तो हो गया उनके पास, वो जान गए कि हाँ भाई जून में ये रीडिंग में होती हैं पेंसिल्वेनिया में, फिर कैलिफोर्निया चली जाती हैं सितंबर में, और दिसंबर में टेक्सास चली जाती हैं। ऐसे ही स्टडी करके पता लगाया जाता है कि चिड़िया या बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है, किस मौसम में कहाँ से कहाँ जाती है, किस मौसम में कहाँ से कहाँ नहीं जाती है। तो ये बेसिकली होती है टैगिंग। और टैगिंग के फ़ायदे रिसर्च में काफ़ी काम आता है, जानने के लिए एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट्स 6 weeks इन लेट समर। जो तितलियों के इकट्ठा करने का मौसम होता है रीडिंग में, रीडिंग पेंसिल्वेनिया का जो काउंटी है, पेंसिल्वेनिया काउंटी, वहाँ पे वो 6 हफ्ते ही चलती है, गर्मियों के आखिर में बस
सी ग्राफ बिलो। अब नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है जिस ग्राफ को हम लोग अभी ही देख लेते हैं। तो ये ग्राफ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस किस तरह की बटरफ्लाई इन 6 हफ्तों में मिलती है। ऊपर से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गॉस्मो विंग्ड का जिक्र सबसे पहले आया है। 8 तरह की गॉस्मो विंग्ड बटरफ्लाईज मिलती हैं रीडिंग में इन 6 हफ्तों में। आपको याद होगा पीछे भी हम लोग जब पलट के पीछे हमने देखा था वो एक छोटा सा ग्राफ, तो वहाँ भी यही चीज़ें थी बेसिकली। तो गॉस्मो विंग्ड 8 तरह की मिलती हैं, वुड निम्फ्स 2 तरह की, ब्रश फुटेड 10 तरह की, व्हाइट्स एंड सल्फर्स 3 तरह की, मोनार्क बस एक ही तरह की और स्नाउट भी बस एक ही तरह की मिलती है। तो 6 हफ्ते गर्मी के आखिर के इनमें ये 25 तरह की तितलियां मिलती हैं। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप एक एक करके इनको पकड़ने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा तितलियां नहीं मिलेंगी। किस लिए? टैग करने के लिए। सीधी सी बात है, अगर आप तितलियों के पीछे भाग के उनको पकड़ेंगे टैग करने के लिए तो आप बहुत सी तितलियां नहीं पकड़ पाएंगे। खुद आपने एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने कभी तितलियों को पकड़ने की कोशिश की होगी तो इन्होंने अब इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया? सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो इन्होंने अगला कदम उठाया ये कि तितलियों के झुंड को खुद ही पालने का निर्णय लिया। कैसे किया इन्होंने ये? ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। वो एक मादा मोनार्क को पकड़ते थे। मोनार्क तितली के मादा को, नर और मादा दो होते हैं ना, मेल और फीमेल, तो ये फीमेल को पकड़ते थे, उसके अंडे लेते थे और अपने बेसमेंट में, अपने घर के तहखाने में उन अंडों को पूरी तरह से, उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है। अब अंडों से ऐसा नहीं कि सीधे तितलियां निकलती हैं, अंडों से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं जिनका वर्ड मीनिंग में मैंने डाला भी हुआ था। काफ़ी फ्रीकी होते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे, काफ़ी गंदे दिखते हैं वो। कैटरपिलर जो रेंगते हैं कीड़े, तो वैसे वो दिखते हैं शुरू में। फिर वो प्यूपा बनते हैं। प्यूपा बनते हैं तो अपने आप को लार के, सलाइवा के खोल में लपेट लेते हैं। कई बार पत्ते भी शायद यूज़ करते हैं पेड़ों के। उसके बाद वो प्यूपा में डेवलप होते हैं अंदर ही अंदर तितली में, और फिर प्यूपा को फाड़ के निकलते हैं, जो खोल होता है उसको फाड़ के निकलते हैं। इस तरह से इन्होंने पूरी तितलियों को पालना शुरू कर दिया। मतलब तितली के अंडों से लेके उसके तितली बनने तक उसको अपने बेसमेंट में ही उनको रखना शुरू किया। जब ऐसा हो जाता था, यानी कि अंडे से निकल के कैटरपिलर से लेके वो तितली तक बन जाती थी, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। तब वो उन तितलियों के पंखों पर टैग लगाते थे और उनको छोड़ देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सालों तक उनके घर का जो तहखाना था वो कई अलग अलग तरीके के मोनार्क तितलियों का एक तरीके से घर बना हुआ था, जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको दिख जाती थी। यानी कभी भी अगर आप उनके बेसमेंट में पहुंचे होते तो आपको कुछ तितलियों के अंडे दिख जाते हैं, तो कहीं रेंगते हुए कैटरपिलर्स दिख जाते हैं, तो कहीं ताजे ताजे बने हुए प्यूपा और ताजी ताजी निकली हुई तितलियां भी कहीं दिख जाती। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback, Ebright said. आगे इब्राइट साहब ने क्या कहा कि आखिरकार मेरी रुचि खत्म होने लगी। मेरा जो एक तरीके से मन लगता था बटरफ्लाइज को टैग करने में, वो अब उचटने लगा। इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। काफ़ी उबाऊ काम था। टीडियस कहते हैं ऐसे काम को जिसमें थकान ज़्यादा हो, रिजल्ट कम हो, और ऊब ज़्यादा हो, बोरिंग होने लगे। तो काफ़ी टीडियस काम था, काफ़ी उबाऊ, काफ़ी थकाऊ, बोरिंग काम था। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और ज़्यादा लोगों की चिट्ठी पत्री भी नहीं आती थी। फीडबैक मतलब किसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलना। In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged
were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. इतने समय में जो मैंने ये काम किया, जितने समय तक मैंने ये काम किया, वो हंस के ये बात कहते हैं कि उतने समय में सिर्फ 2 ही तितलियों को किसी ने पकड़ा था, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ हम मेरे घर से 75 माइल्स दूर, यानी कि बस 75 माइल्स दूर, यानी कि ज़्यादा माइग्रेशन का पता भी नहीं लगा और ज़्यादा लोगों ने किया भी नहीं। अब देखिए, जब टैगिंग की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आई थी सॉरी, और आपके दिमाग में भी आई होंगी कि कौन कौन ऐसा करता है कि हाँ, जब मिले कोई चिड़िया तो उसके पैरों को जाके देखे और चिट्ठी लिखे। नहीं करते हैं ना लोग ऐसा। तो यही सच्चाई है, और ये यहाँ पे इन्होंने दिखा भी दिया। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक तो बटरफ्लाइज पकड़ी ही कम जाती हैं, पकड़ने के बाद ये ध्यान देना कि इस पे कोई टैग है, और फिर जिसको दिखा उसको पता भी कहाँ है कि कहाँ भेजना है इसको। इसीलिए इन रिसर्चेज में टाइम भी काफ़ी लगता है, 50 साल, 40 साल, 30 साल, जितना तेज़ हो, जितना मतलब पॉसिबल हो, उतना टाइम लग जाता है कई बार। तो इस तरीके से, इस वजह से उन्होंने तितलियां इकट्ठी करने का काम छोड़ दिया, टैगिंग का काम छोड़ दिया। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. फिर विज्ञान असल में क्या होता है इसका पता उनको तब चला, एक उनका उसका हिंट उनको तब मिला जब वो 7वीं कक्षा में थे। उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया और वो हार गए। साइंस फेयर बेसिकली लगते रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, आपने भी शायद कभी देखा हो, सुना हो, पार्ट लिया हो। काउंटी डिस्ट्रिक्ट जैसा ही एक एरिया होता है विदेशों में, तो वहाँ लगने वाले एक साइंस फेयर में इन्होंने हिस्सा लिया और हार गए। साइंस फेयर में अलग अलग तरीके के लोग प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Ebright said. Ebright साहब कहते हैं सच में वो काफ़ी बुरा अनुभव था, उदास कर देने वाली बात थी कि वहाँ मैं बैठा रहा और मुझे कुछ नहीं मिला, जबकि बाकी सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही रहा था। His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. ईब्राइट साहब ने क्या करने की कोशिश की थी, मेढक के जो टिश्यू होते थे उनको लेके ये माइक्रोस्कोप पे लोगों को दिखा रहे थे। उनको एहसास हुआ कि जो लोग जीत रहे हैं इनाम, उन लोगों ने कुछ वाकई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। ये नहीं कि बस कोई चीज़ साफ सुथरे तरीके से, सुंदर तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश की है, जैसा कि इन्होंने की थी। और इस तरीके से इनको पता चला कि असली विज्ञान क्या होता है। Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. इनके अंदर जो प्रतियोगिता की भावना थी वो पहले से ही दौड़ रही थी, कुलाचे मार रही थी, उभर के आ रही थी। क्या कहते हैं ये, मुझे पता था कि अगले साल के मेले के लिए, अगले साल के विज्ञान मेले के लिए मुझे कुछ असली एक्सपेरिमेंट करना था। मैं एक ही विषय के बारे में सबसे ज़्यादा जानता था और वो था कीड़ों के बारे में, जो मैंने पिछले कई सालों से काम किया हुआ था। कीड़े, तितली के कैटरपिलर भी तो कीड़े ही होते हैं ना, उन पे उन्होंने काम किया हुआ था। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो इन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को चिट्ठी लिखी कि आप मुझे कुछ आइडिया दीजिए, और उधर से ढेर सारी सलाह आ गई। स्टैक कहा जाता है ना, एक के ऊपर एक रखे हुए किसी चीज़ के ढेर को, किताबें, कागज, इनके ढेर को आमतौर पे कहा जाता है। तो ढेर सारी सलाहें उधर से आ गई। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. अब इतनी सारी जो सलाहें आई थी, इन्होंने इनको पूरे हाई स्कूल में बिजी रखा, ईब्राइट साहब को, और इनकी वजह से उन्हें कई सारे इनाम मिले, काउंटी फेयर्स में भी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित होते हैं विज्ञान मेले, उनमें भी। For his 8th grade project,
Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अपनी 8वीं कक्षा में, और 8वीं की स्पेलिंग ज़रा यहाँ ध्यान से देख लें आप लोग, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता ये। अपनी 8वीं कक्षा के लिए इब्राइट साहब ने एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसी बीमारी के कारण को खोजने की कोशिश की जो लगभग हर कुछ सालों में प्रकट होती थी और लगभग सारे मोनाक बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स को, यानी वो जो कीड़े होते हैं इनके, उनको मार डालती थी। इब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। इब्राइट साहब को ऐसा लगा कि हो सकता है वो बीमारी बीटल्स की वजह से होती हो। बीटल छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनको, उनको भी मैंने वर्ड मीनिंग में डाला हुआ है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार वर्ड मीनिंग का वीडियो पूरा देखा करें। 2-4 लेसन्स के वीडियोस आप लोग देख लेंगे ना, 2-3 के भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको उनमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये अद्भुत बीमारी थी जो हर कुछ साल में प्रकट होती थी और लगभग सारे कैटरपिलर्स को मार देती थी। इब्राइट साहब ने सोचा कि हो सकता है ये बीटल्स की वजह से होती हो। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। उन्होंने बीटल्स के साथ कैटरपिलर्स को पालने की कोशिश की, बड़ा करने की कोशिश की बीटल्स की मौजूदगी में। I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. कहते हैं कि हालांकि मुझे कोई असली रिजल्ट मिला नहीं उससे, मुझे कुछ पता चला नहीं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ा और मैंने दिखाया काउंटी फेयर्स में, साइंस फेयर्स में, कि मैंने कोशिश की है इस प्रयोग को करने की। इस बार इनाम मुझे मिल गया, इस बार मैं जीत गया। तो फिलहाल तो इसको रहने देते हैं यहीं पे। अगला पार्ट कोशिश तो मेरी होगी साथ में मैं डाल दूं, बट आई डोंट थिंक कि इस बार ये पॉसिबल होगा। तो आप लोग दोनों पार्ट अगर इकट्ठे देखना चाहें तो देख लीजिए, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।